एक प्रकार से फलन है। स्टार जो होता है, द्विआधारी संक्रिया जो होती है वो आपका एक फलन होती है। अब फलन के लिए हमें जरूरी होता है कि सबसे पहले प्रांत पता हो, उसके बाद सहप्रांत पता हो। तो देखो, जो आपका दिया गया समुच्चय ए है, इस ए का एक के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो आप। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन आप जानते हो, जैसे आपके पास कोई भी दो सेट है, ए बराबर मान लो मैंने यहां पर लिखा 1 2 3, यहां पर बी बराबर मैंने लिखा ए बी सी या ए बी, और मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस बी बताओ, तो आप कैसे फाइंड करोगे? पहले वाले सेट से कोई एक एलिमेंट लो, तो आपने यहां से 1 लिया, उसको आप ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखोगे एक के साथ और बी के साथ, यानी कि 1A और फिर आपका 1B, फिर उसके बाद आपका आएगा 2A 2B। अब 2B आपका पूरा हो गया। अब आप देखोगे 3 के साथ 3A 3B, तो ये आपका बन गया 3A 3B। तो कहने का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन में होता क्या है, जो चीज पहले लिखी हुई है, जो सेट पहले लिखा हुआ है, उसका एलिमेंट पहले लो और दूसरे वाले सेट के साथ उनको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आप लिख दो। इनको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। इस चीज को 1A, ये आपका 1B, ये फिर आपने एलिमेंट दूसरा लिया 2A 2B 3A 3B, तो ये आपका बना A क्रॉस B। तो यहां पर आप मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो द्विआधारी संक्रिया होती है, ये फलन होती है जिसका प्रांत आपका होगा A क्रॉस A। जैसा आप लिखते हो F सच दैट A क्रॉस A से इसका सह प्रांत होता है खुद समुच्चय A, यानी कि यहां पर आप जो इसका प्रांत लेते हो, जिसको हम डोमेन कहते हैं, डोमेन, और ये जो आपका सह प्रांत है जिसको अपन कोडोमेन कहते हैं, तो ये सह प्रांत तो खुद A है और प्रांत इसका है A क्रॉस A। तो इसका मतलब यहां पर जो एलिमेंट होंगे वो आपके इस प्रकार से टपल के रूप में होंगे, क्रमित युग्म के रूप में होंगे, इस प्रकार से आपके क्रमित युग्म के रूप में होंगे। और जब आप इसका आउटपुट लोगे, यानी कि फंक्शन जब आप इसकी इमेज देगा, तो एक सिंगल एलिमेंट के रूप में देगा, क्योंकि इसका सह प्रांत क्या है, ए है, खुद ए है, तो सिंगल एलिमेंट के रूप में आएगा। ये भी आपका कहीं पर मैप होगा, ये भी आपका कहीं पर मैप होगा। अब देखो फलन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसको मैंने बोला कि जो आपका स्टार है वो एक फलन है, तो अब मैं इस एफ को हटा के स्टार लिख देता हूं। एफ केवल इसलिए लिखा था कि आपको जब भी कभी आप फलन पढ़ते हो तो एफ आपको देखने को मिलता है, तो आपको ऐसा लगता है हाँ हाँ ये फलन है। कोई दूसरा नोटेशन आते हैं आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो, तो पहले मैंने उसको आपका एफ लिखा था, अब उसको हटा के स्टार लिख दिया, क्योंकि ये आपका स्टार हम फलन से निरूपित करने वाले हैं इसको। तो ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, प्रांत आपका एक क्रॉस है, सह प्रांत आपका ए। तो अब देखो फलन में क्या होता है कि जो आपका डोमेन होता है उसका प्रत्येक एलिमेंट मैप होना चाहिए। फलन की परिभाषा में आपके दो बिंदु होते हैं कि आपका जो प्रांत है, जिसको आप प्रांत कह रहे हो, यानी कि यहाँ का प्रत्येक बिंदु, पहली बात यहाँ के किसी न किसी अवयव से जुड़ना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो आपने छोड़ दिया हो। यहाँ से प्रत्येक एलिमेंट को उठाना है और मैप करना है, पहली कंडीशन होती है फलन की। फिर दूसरी कंडीशन आपके सामने होती है कि यहां से आपने जो भी एलिमेंट लिया है उसका अद्वितीय प्रतिबिंब आना चाहिए, यूनिक इमेज आनी चाहिए। यानी कि आपने एक एलिमेंट लिया तो इसको एक पर ही मैप करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई एलिमेंट लिया प्रांत से, उसको आपने ऐसे दो जगह पर मैप कर दिया, ये फलन नहीं होता है। तो दो शर्तें होती है, पहली बात तो इधर वाला सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और दूसरी बात अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए आपका इधर वाले सेट के अंदर। तो अब फलन बोलने से क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला कि यहां के प्रत्येक एलिमेंट को पर जब मैं स्टार लगाऊंगा, क्योंकि फंक्शन क्या है मेरा स्टार, कि यहां के प्रत्येक एलिमेंट पर जब मैं स्टार लगाऊंगा तो उसका जो आउटपुट है वो भी एक के अंदर आएगा। तो अब इसको मैं सरल शब्दों में कहता हूं कि समुच्चय एक के किन्हीं भी दो अवयवों के बीच में संक्रिया स्टार लगाने पर जो परिणाम आएगा वो भी एक के अंदर आना चाहिए। समुच्चय एक के किन्हीं भी दो अवयवों के बीच में, दो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने यहां से एक एलिमेंट लिया, यहां से एक एलिमेंट लिया, उन पर आप लगा के स्टार, तो समुच्चय एक के किन्हीं भी दो अवयवों पर संक्रिया लगाने पर आपका जो परिणाम है वो उसी समुच्चय में आना चाहिए। और यदि ऐसा होता है हमेशा, तो बोला जाएगा उस संक्रिया को द्विआधारी संक्रिया। अब एक एग्जांपल समझते हैं इस बात को। देखो मान लो मैंने एक की जगह लिया n,
नेचुरल नंबर जो कि आपका होता है 1 2 3 4 इस प्रकार से, और मैंने आपका स्टार लिया प्लस, यानी कि संक्रिया मैंने ली प्लस की। अब आपको चेक करना है कि ये जो प्लस की संक्रिया है ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया बनती है या नहीं। प्लस की संक्रिया नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होगी या नहीं। तो चेक करने का स्टाइल क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये चेक करना है कि क्या किन्हीं भी, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, क्या किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर, क्या किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर, अब मैंने जोड़ने वर्ड कहां से लिख लिया, ये जो मैंने लिखा है जोड़ने पर, ये जोड़ने वाली बात कहां से आई, क्योंकि संक्रिया प्लस की थी, और यही मैंने आपको कहा था कि समुच्चय के किन्हीं भी दो अवयवों पर संक्रिया लगाने पर, अब संक्रिया का नाम हमें पता है कि संक्रिया आपकी एडिशन की है, योगफल की है, तो आपने यहां पर लिख दिया जोड़ने की। दो संख्याओं को जोड़ने पर जो परिणाम है हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलेगा, क्या परिणाम हमेशा प्राकृत संख्या होगा। ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। यदि क्यों हुआ ये क्वेश्चन कि समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों पर स्टार लगाने पर जो परिणाम है उसी माना चाहिए, तो एक की जगह क्या था, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो मैं लिख दिया किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर जो परिणाम है वो दोबारा उसी के अंदर आ रहा है, क्या समुच्चय कौन सा है, प्राकृत संख्याओं का, तो वापस से आपको प्राकृत संख्या मिल रही है क्या। तो बस आपको यह चेक करना है कि इस समुच्चय में कोई भी दो अवयव जब हम लेते हैं तो जोड़ने पर उत्तर आपका इसी सेट के अंदर आएगा क्या, तो आप चेक कर लो, किन्हीं दो को उठा के देख लो, 1 + 2 को करोगे तो 3 आएगा, वापस एक नेचुरल नंबर है, 3 + 4 को कर लो, वापस नेचुरल नंबर, 1 + 1 को कर लो, 2 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर। तो आप देख पा रहे हो कि इस समुच्चय के अंदर हम किन्हीं भी दो अवयव को उठा रहे हैं और फिर उनको जोड़ रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो वापस से जो रिजल्ट आ रहा है वो इसी सेट के अंदर मिल रहा है। ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी कि इस सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट को लेकर जब हम उनका एडिशन करते हैं, योग करते हैं, तो वापस से जो रिजल्ट आता है वो इसी सेट के अंदर आ रहा है और हमेशा आ रहा है। तो इसका उत्तर आपका क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, यस, कि हाँ सर, किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो परिणाम हमेशा प्राकृत संख्या आ रही है। तो यदि ऐसा होता है तो इस संक्रिया को, ये जो संक्रिया यहां पर लिख रही थी, जो मैंने यहां पर प्लस की दी थी, इस प्लस की संक्रिया को इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया कहा जाएगा। तो मैं लिख देता हूं प्लस की जो संक्रिया है ये n पर द्विआधारी होगी, द्विआधारी संक्रिया, ये होता है द्विआधारी संक्रिया का कंसेप्ट, द्विआधारी संक्रिया होगी। ठीक है, तो ये आपकी द्विआधारी संक्रिया की बात है। यदि उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में देखोगे तो आपको मिलेगा ऐसे कि ए कोई अरिक्त समुच्चय है, ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तब स्टार सच दैट ए क्रॉस ए से ए में फलन है, तब यदि स्टार जो है आपका, यदि एक ए क्रॉस ए से ए में फलन, अब इस फलन के अंदर आ गई वो सारी बात जो अपन इतनी लंबी चौड़ी बात कह रहे हैं कि आप किन्हीं भी दो अवयव के बीच में स्टार लगाओगे तो वापस उसी के अंदर आना चाहिए। ये जो फलन वर्ड लिख रहा है ना, इसके अंदर छुपी हुई ये बात, अब अपन ने उस बात को खोल के निकाला है कि उसका मतलब क्या था। ये बात तो बहुत सिंपल है, फलन कह देना, फलन आपको भी अच्छा लगेगा देखने में कि फलन लिख रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, ये बात समझना इंपॉर्टेंट था। तो मैंने इस फलन को केवल खोल के बताया कि ये फलन वाली बात क्या कहना चाह रही है, और यहां पर ऐसा क्यों लिखा कि ए क्रॉस ए, इसका मतलब यह था कि दो अवयव लो एक के, उनके ऊपर स्टार लगाओ यानी कि फलन लगाओ जो आपका है, तो जो आपका आउटपुट है वो भी एक के अंदर आना चाहिए, परिणाम आपका ए में आना चाहिए। तो यदि ये संक्रिया फलन हुई तब स्टार को द्विआधारी संक्रिया कहेंगे, तब स्टार को द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, तब स्टार को द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। तो ये होता है आपकी द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा कि यदि आपके पास कोई भी अरिक्त समुच्चय है तो आपकी कोई भी ऐसा फलन ए क्रॉस ए से ए में
यदि फलन बन जाता है तो आप इसको कहोगे द्विआधारी संक्रिया। जैसे मैंने उदाहरण दिया है आपका कि नेचुरल नंबर पर जो प्लस है वो द्विआधारी संक्रिया है। अब मैं और एग्जांपल देता हूं आपको आगे, ठीक है, लिख लो एक बार। अब आप चेक करो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि नेचुरल नंबर पर माइनस की जो संक्रिया है, सब इंस्ट्रक्शन की जो संक्रिया है, यह संक्रिया इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया बनेगी या नहीं, ये चेक करना है, ये चेक करना है आपको। तो चेक करने का तरीका क्या है आपका कि क्या किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को, दो लेनी है आपको, किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पर, माइनस करने पर जो आपका रिजल्ट आएगा, क्या वापस से हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? क्या आपका रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? तो देखो, आपके पास होता है n बराबर में 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब मान लो आपने एक नेचुरल नंबर लिया 1, एक लिया आपने 2, 1 माइनस 2 किया आपने तो ये -1 आया, लेकिन -1 कहीं इस सेट के अंदर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है इसके अंदर, यानी कि -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर देखो हमने लिया 3 और 3 माइनस किया 2 और सर 1 आया, सर वो तो आ गया इसके अंदर। तो भाई एक के आने से, दो के आने से आपका काम नहीं चलेगा, सभी के लिए ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी कोई दो एलिमेंट ले रहे हो और माइनस कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट है वापस से उसी सेट के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो पेयर के लिए आपकी बात होल्ड हो रही है तो आप उसको कह दोगे नहीं सर हो गया काम, ऐसा नहीं है। आप देख पा रहे हो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे जिनमें 1 और 3 को लोगे आप, 1 माइनस 3 सेट के अंदर नहीं आएगा, 1 माइनस 4 नहीं आएगा। तो यदि आपको कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल मिला जिसके अंदर ये बात होल्ड नहीं हो रही है कि दो एलिमेंट को हम घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद जो आपका उत्तर है वो समुच्चय के अंदर नहीं आ रहा है, तो सीधा सा आपको कह देना है कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ये आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये माइनस की जो संक्रिया है वो नेचुरल नंबर पर द्विआधारी नहीं है। माइनस की जो संक्रिया है, माइनस, ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, नेचुरल नंबर के सेट पर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, ये आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नहीं है। आई बात समझ में? चेक करने का तरीका समझ में आया? और मैं क्वेश्चन देता हूं आपको एक बार, छोटे छोटे ऐसे, आप फटाफट से उनको चेक करो और बताओ। इसको हटा देता हूं। देखो ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है जेड। इसमें आपको पता ही है माइनस से संख्या चलती आती है, जैसे -4 -3 -2 -1। इसका मतलब इससे पीछे भी है -5 -6, इस प्रकार चल रही संख्या। फिर इससे आगे आपका आएगा 0, फिर आपका है 1 2 3 और आगे जाता रहेगा इन्फिनिटी तक। ये डैश डैश करने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस प्रकार से चलते हुए इसी क्रम में आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी से आपका ये आ रहा है। तो ये होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जेड, पूर्णांक, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका जेड है, इस पर आपकी गुणन की जो संक्रिया है, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन बोलते हो, गुणन, क्या ये द्विआधारी संक्रिया बनेगी जेड पर? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर गुणन की संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं? तो चेक करो, कोई भी दो आप पूर्णांक उठाओ, उनको आप मल्टीप्लाई करो, गुणा करो और चेक करो कि रिजल्ट वापस इसी जेड के अंदर आता है नहीं। तो आप देख पा रहे हो, जब भी आप कोई दो नंबर ले रहे हो, -2 को -1 से कर लो चाहे, तो आपका +2 आएगा, वो भी यहाँ पर है। 2 को आप -1 से कर लो तो -2 आएगा, वो भी यहाँ पर है। 0 को करोगे तो 0 आ जाएगा, वो भी सेट के अंदर है। तो आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप जेड में से, उनको आप मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट चेक करो, तो हमेशा और हमेशा जेड में आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपकी गुणन की संक्रिया है, ये गुणन की संक्रिया जो आपकी जेड पर द्विआधारी संक्रिया होगी, ये आपकी जेड पर द्विआधारी संक्रिया होगी।
ठीक है। और भी आप इसी प्रकार चेक कर सकते हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर में भी चेक कर सकते हो आप कि सेट ऑफ रैशनल नंबर में आपकी गुणा की संक्रिया बनेगी और डिवाइड की संक्रिया नहीं बनेगी। ये भी देख लो आप कि मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि सेट तो मैंने दिया आपका क्यू, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर का सेट, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ऐसी संख्या जिनको p बटे क्यू रूप में लिखा जा सके होते हैं रैशनल नंबर, क्यों बराबर ऐसी संख्या जिनको p बटे क्यू रूप में लिखा जा सके। लेकिन इंपॉर्टेंट इससे आगे कई बच्चे इतना ही बताते हैं सर p बटे क्यू रूप में लिखा जा सके, गलत बात है। p बटे क्यू रूप में तो मैं ये ऐसे लिख दूंगा √2/√3, ये भी p बटे क्यू फॉर्म ही है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। तो p बटे क्यू रूप में लिख सके और आगे कंडीशन है कुछ ना कुछ, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि आपके p और q पूर्णांक है, z में है, लेकिन आप कह रहे हो p भी पूर्णांक है q भी पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक में तो आपका 0 भी आता है। तो यदि नीचे 0 आ गया तो आपका उस टर्म का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। नीचे 0 आपका नहीं आना चाहिए वेल डिफाइंड होने के लिए, परिभाषित होने के लिए नंबर को। तो आप इसमें से 0 को हटा दोगे तो 0 की कंडीशन किस पर लगाओगे? क्यू पर, जो नीचे लिखा हुआ है। तो क्यों आप कर दोगे नॉट इक्वल टू 0 कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी बन गए रैशनल नंबर कि ऐसे नंबर जिनको किन्हीं भी दो पूर्णांकों के रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में लिखा जा सके, जहां पर नीचे वाला पूर्णांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके होते हैं रैशनल नंबर। तो अब आपका मैंने क्वेश्चन लिया क्यों और इस पर संक्रिया ली मैंने आपकी डिवाइड की, डिवाइड की संक्रिया भागफल की। तो अब आपको चेक करना है कि ये डिवाइड की जो संक्रिया है ये आपकी इस सेट पर, इस समुच्चय पर, जो आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इस पर द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं। तो आप बताओ सोच के कि होगी या नहीं, चेक करो। मतलब चेक करने का तरीका क्या होगा? तरीका यह होगा कि कोई भी दो परिमेय संख्या लो, कि परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या उनको डिवाइड करो, कि क्या किन्हीं भी दो परिमेय संख्या को डिवाइड करने पर उत्तर हमेशा हमारा परिमेय संख्या ही आता है। ये चेक करना है कि एक परिमेय संख्या लिया आपने, दूसरी परिमेय संख्या लिया आपने, उन दोनों को आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद क्या आपका उत्तर वापस से एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर ही आया? तो आप चेक करके बताओ कि आपकी बात सही होगी या गलत होगी। चेक करो फटाफट से एक बार। परिमेय में परिमेय को डिवाइड करो और चेक करो उत्तर परिमेय ही आता है या नहीं। तो देखो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि सर परिमेय में परिमेय को डिवाइड करेंगे तो परिमेय ही आएगा, लेकिन गलत है ये बात। केवल और केवल एक नंबर ऐसा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और वो होता है 0। आपको अच्छे से पता है कि इस क्यू वाले सेट के अंदर, इस परिमेय संख्याओं के समुच्चय के अंदर 0 बैठा है। 0 एक परिमेय संख्या होती है, ये आपको पता है। तो देखो मान लो मैंने कोई एक परिमेय संख्या ली 3, मैं उसमें दूसरी परिमेय संख्या को डिवाइड कर रहा हूं 0 को, तो 3/0 यानी कि 3 में मैं 0 का भाग दे रहा हूं, तो क्या मुझे परिमेय उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये तो अपने आप में कोई मीनिंगफुल टर्म ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है तो आपका। तो ये आपकी परिमेय संख्या थोड़ी नहीं आई, ये परिमेय थी, ये भी परिमेय है, दोनों को आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर आपका उत्तर परिमेय संख्या नहीं आया। कई बार डिवाइड करते हो तो बच्चे ऐसा सोचते हैं नहीं सर 0 से डिवाइड क्यों किया, यहां तो आपने कंडीशन लिखी हुई है 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान से सोचो मैं क्या कह रहा हूं। एक परिमेय संख्या चूज करनी है आपको, दूसरी परिमेय संख्या लेनी है और दोनों को डिवाइड करना है। इस पर मत जाओ, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इस समुच्चय के अंदर से आप दो संख्या उठाओ और उन दो संख्याओं को उठाने के बाद चेक करो हमेशा उनका भागफल हमेशा परिमेय आता है क्या। तो मैंने इस समुच्चय में से एक 3 उठा ली, 3 है कि नहीं परिमेय संख्या है, 3/1 लिख सकता हूं मैं इसको। तो मैंने एक तो 3 उठा ली, 0 भी इस समुच्चय के अंदर है तो मैंने एक 0 ले लिया। इन दोनों को तो डिवाइड कर सकता हूं मैं, क्योंकि इनको तो चेक करना ही है, द्विआधारी संक्रिया के लिए चेक करना ही है, क्योंकि संक्रिया मैंने भागफल की दी है। तो आप इन दोनों को तो डिवाइड करोगे ही, 3 को और 0 को डिवाइड करो तो 3/0, तो ये तो आपका नॉट डिफाइन, कोई परिमेय संख्या आपकी नहीं आई।
तो इसका मतलब ये आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। केवल और केवल इस जीरो के कारण नहीं है। यदि इस समुच्चय में जीरो नहीं होता तो आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्या को डिवाइड करते तो परिमेय ही आती। जैसे आप कोई भी एक परिमेय संख्या लेते जो आपकी p बटे q टाइप की होती, फिर आप दूसरी परिमेय संख्या लेके डिवाइड करते जो a बटे b टाइप की होती, तो ये बन जाता p इंटू बी, ये b ऊपर चला जाता और अपॉन में a इंटू क्यू। तो ये दो पूर्णांकों का गुणा भी एक पूर्णांक बनता, ये भी आपका एक पूर्णांक बनता, और ये जीरो भी नहीं होता कभी, क्योंकि ना तो आपका a जीरो है ना आपका q जीरो है। तो ये आपका वापिस से एक परिमेय संख्या आ जाती। जैसे आप देखो, जैसे आप लिखते 2/7 और इसके नीचे डिवाइड करते मान लो 3/5, तो इसको जब आप सोल्व करते तो 2 गुणा 5 ऊपर चला जाता, ये आपका 7 गुणा 3 वापिस से परिमेय संख्या आ जाती। तो प्रॉब्लम केवल जीरो ने की है। इस समुच्चय में केवल और केवल इसको जो द्विआधारी संक्रिया होने से रोका है वो जीरो ने रोका है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा कि भागफल की संक्रिया डिवाइड की जो आपकी ऑपरेशन है वो आपकी बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनती क्यों पर। तो ये आपकी जो भागफल की संक्रिया है ये आपकी क्यों पर द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। द्विआधारी यानी कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाइड कर देता हूं। अब क्यू में से मैं जीरो को हटा देता हूं और नया सेट लिख देता हूं, क्योंकि समुच्चय है कोई भी। ए क्या था, समुच्चय था, तो मैं ए को ले लेता हूं। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपका क्यू में से जब भी कोई चीज हटाना है तो इस प्रकार से अपन स्लैश लगा देते हैं, और ये आपका जो एलिमेंट हटाना है वो एलिमेंट लिख दिया ये वाला ब्रैकेट बना के। इस वाले ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसमें केवल यही एलिमेंट है, और ये वाले स्लैश का मतलब होता है माइनस, यानी कि क्यू में से आपने माइनस कर दिया जीरो एलिमेंट को। जो आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय है उसमें से आपने जीरो एलिमेंट को आपने हटा दिया, तो ये आपका बन गया क्यू माइनस जीरो। अब इसको चेक करो भागफल के लिए, इस सेट को चेक करो, तो अब की बार ये बन जाएगा, अब ये आपका आसानी से बन जाएगा। यानी कि ये जो भागफल की संक्रिया है अब ये द्विआधारी संक्रिया बन जाएगी, बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। तो ये सारी बातें अपने द्विआधारी संक्रिया की थी। लिख लो इनको एक बार। ये एग्जाम्पल था आपका, कुछ एग्जाम्पल हम देखा द्विआधारी संक्रिया बन भी रही है, कुछ में आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं भी बन रही है। तो ये तरीका होता है चेक करने का कि आप समुच्चय में से दो अवयव लो, जो भी संक्रिया है, प्लस की है, गुणा की है, माइनस की है, आगे आप देखोगे समुच्चय अलग टाइप के आएंगे। मैट्रिक्स आएगा आपका समुच्चय, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को भी आप चेक करोगे कि क्या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका अगेन मैट्रिक्स मिलता है उसी टाइप का। तो तरीका यही रहेगा आपका कि समुच्चय में से दो अवयव उठाओ, बीच में संक्रिया लगाओ, जो भी संक्रिया है उसको लगाने के बाद उत्तर को चेक कर लो कि आपका वो उसी समुच्चय के अंदर आ रहा है कि हमेशा। तो ये आपका तरीका रहेगा चेक करने का। अब देखो मैं इस द्विआधारी संक्रिया के कुछ गुणधर्म लिख रहा हूं। इस द्विआधारी संक्रिया के लिए मैं कुछ गुणधर्म लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। तो उन प्रॉपर्टी को लिखेंगे अपन वन बाय वन करके। फिर उसके बाद देखेंगे यदि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो उसका नाम क्या क्या बनता है। जैसे आप देखोगे जो प्रॉपर्टी लिखोगे उनमें लिखने के बाद कि प्रॉपर्टी नंबर 1 सेटिस्फाई होती है तो आपका दिया गया समुच्चय का नाम क्या बोला जाएगा। यदि प्रॉपर्टी नंबर 1 प्लस सेकेंड होती है तो दिए गए समुच्चय का हम नाम क्या रख सकते हैं। नाम बदल जाते हैं, एक्चुअल में है समुच्चय, शुरुआत सारी होती है समुच्चय से। आपका समुच्चय था, सबसे पहले आपने ए जो लिया था समुच्चय था, इस पर मैंने उसके बाद पढ़ा स्टार संक्रिया। तो शुरुआत सारी समुच्चय से हुई है, कोई भी समुच्चय आपने लिया उस पर आपने द्विआधारी संक्रिया का कंसेप्ट पढ़ा, यानी कि स्टार का कंसेप्ट पढ़ा। अब आगे की बात करते हैं। अब मैं कुछ गुणधर्म लिख रहा हूं, इसको हटा देता हूं। अब देखो माना जी एक अरिक्त समुच्चय है,
ए नाम ले लो, जी नाम ले लो, बी नाम ले लो, कुछ ले लो, समुच्चय का नाम तो जो आपकी मर्जी में है वो निकाल लो, कोई नई बात नहीं। माना जी एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय लिया है। अब इस पर मैं बात कर रहा हूं कुछ प्रॉपर्टीज की, तो देखो वन बाय वन। नंबर एक कि आप कोई भी दो एलिमेंट लो तथा स्टार, यहां पर लेता हूं स्टार आपकी जो आप संक्रिया ले रहे हो वो संक्रिया, स्टार एक संक्रिया है, स्टार जी पर एक संक्रिया है। अभी मैंने इसको ये नहीं बोला है कि बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया, मैंने इसको संक्रिया नाम दिया है केवल, मैंने ये नहीं कहा है कि द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया बनने के लिए तो इसको एक कंडीशन का पालन करना होता है, और वो कंडीशन क्या होती है कि कोई भी दो अवयव समुच्चय में से लो, उनके बीच में स्टार लगाओ और आपका जो उत्तर है वो भी समुच्चय में आना चाहिए। लेकिन मैंने अभी नहीं कहा है द्विआधारी संक्रिया है, उसको मैं पहली कंडीशन में लिख दे रहा हूं कि जब भी आप फॉर एवरी, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, प्रत्येक, यानी कि जी के प्रत्येक अवयव के लिए चेक करोगे आप, ऐसा नहीं कि एक दो अवयव के लिए चेक किया और रुक गए, जितने भी अवयव जी में है सभी के लिए चेक करना है। तो फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि आपने ए और बी में, जी में से आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए ए और बी, और फॉर एवरी इसलिए लगाया कि जी में ऐसे ऐसे जितने भी अवयव हैं, जितने भी पेयर बन सकते हैं, उन सभी को लेना है। तो आपका ए स्टार बी आपका जी के अंदर होना चाहिए। यदि जी में से आप कोई भी दो अवयव लेते हो, उनके बीच में आपकी ऑपरेशन जो दी गई है, संक्रिया जो दी गई है, उसको जब आप लगाते हो तो जो आपका आंसर है वो भी जी के अंदर आना चाहिए। यदि आपका ये आंसर जी के अंदर आता है तो इस गुणधर्म का नाम आपका कहा जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है, यानी कि संवृतता गुणधर्म, इसको बोला जाता है संवृतता गुणधर्म, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। और एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी है क्या, ये द्विआधारी संक्रिया तो कह रही है, यदि इसका पालन होता है तो स्टार क्या बन जाएगी, द्विआधारी संक्रिया बन जाएगी, यही तो बात थी। तो यदि प्रॉपर्टी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो जी में से और आप उस संक्रिया को लगाते हो तो वो भी जी के अंदर एलिमेंट आता है, तो आपको पता ही है कि अब हम इस स्टार को द्विआधारी संक्रिया कह सकते हैं, यदि इसने इस कंडीशन का पालन कर लिया तो। यदि जो ये स्टार है इस कंडीशन का पालन कर लेती है तो अब इसका नाम संक्रिया ना होकर के द्विआधारी संक्रिया बन जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिखी है इसको हम बोलते हैं संवृतता गुणधर्म, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे कि संवृतता गुणधर्म का पालन होता है, क्या कहेंगे कि संवृतता गुणधर्म का पालन होता है यदि ये कंडीशन पूरी हो जाती है। तो अभी क्वेश्चन आएंगे, मैं एक एक को समझाऊंगा अच्छे से, हालांकि ये वाले तो अपने समझ ही ली। जैसे आपने देखा था n+, यहां पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, संवृतता गुणधर्म को संतुष्ट करता है। आपने चेक किया था कि किन्हीं भी दो प्राकृत संख्या को जोड़ोगे तो प्राकृत संख्या ही मिलेगी, तो इसका मतलब ये पालन करता है। आपने देखा था n-, इसका मतलब ये संवृतता गुणधर्म का पालन नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर वो कंडीशन होल्ड नहीं हुई थी, तो हम कहेंगे यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी संतुष्ट नहीं हो रही। तो ऐसे हम इन प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, और जब ये प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाएगी तब इस n का नाम बदल के कुछ रखा जाएगा। और यही हम पढ़ रहे हैं कि कब किसी भी समुच्चय को ग्रुप कहा जाएगा, समूह कब कहा जाएगा किसी समुच्चय को, कि उस समुच्चय का नाम हम समूह कब कह सकते हैं। तो एक्चुअल में तो समूह है, समूह आपका शुरुआत में समुच्चय है, लेकिन उस समुच्चय को हम समूह कब कहेंगे, उसका नामकरण समूह कब रखा जाएगा, उसके लिए कुछ गुणधर्मों का पालन करना होता है। ये देखो शुरुआत में मैंने क्या लिखा है, जी एक अरिक्त समुच्चय है, इसका मतलब ये जी जो था आपका शुरुआत में एक अरिक्त समुच्चय था। अब मैं नीचे कुछ लिस्ट कर रहा हूं प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे जी इन प्रॉपर्टीज को पालन करता जाएगा, जब एक कंडीशन आ जाएगी आपकी कि इन कंडीशन का पालन करने के बाद आपके इस जी का नाम बदल के रख दिया जाएगा समूह, कि ये ग्रुप बन जाएगा। कई बच्चे ऐसा पढ़ते हैं कि जी एक समूह है, इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है। भाई शुरू में उसको समूह मत बोलो, समूह की तो हम परिभाषा दे रहे हैं, और कई बार आप गलती से उसको ऐसा पढ़ते हो जी एक समूह है, समूह नहीं है। यदि जी एक समूह है तो फिर हम पढ़ क्या रहे हैं, जी को तो अभी समूह पढ़ना है कि जी समूह कब बोला जाता है, कब उसका नाम समूह रखा जाएगा किसी समुच्चय का,
तो कुछ गुणधर्म है उसके लिए, कुछ प्रॉपर्टीज है कि उन प्रॉपर्टीज का पालन करें। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है संवृतता गुणधर्म। बात समझ में आई? अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं, अभी केवल मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, फिर इनको एक एक करके क्वेश्चंस में वेरीफाई करेंगे, समझेंगे कि कैसे चेक की जाती है। तो ये बात हम देखेंगे। अब आपको लेना है 3 अवयव, दूसरे वाली प्रॉपर्टी में आपको लेना होते हैं 3 अवयव, ए बी सी आपको लेना है जी से। कई बच्चे इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप, ग्रुप नहीं, ये तो नाम दिया इसका जी, आप इसका नाम ए रख लो, बी रख लो, भालू रख लो, चाहे हाथी रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जस्ट एक बोलने वाली बात है कि इसका नाम रखा है हमने, तो आप इसको ग्रुप मत पढ़ो, जी फॉर ग्रुप मत पढ़ो, ये बाद में बनेगा ग्रुप, जब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा तब बनेगा। अभी शुरुआत में इसको ग्रुप मत बोलो, अभी हमें पता ही नहीं है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा कोई समुच्चय। तो ये मैं ये बता रहा हूं, कई बार आप पढ़ते वक्त टेक्निकली मिस्टेक करते हो, आप उसको सीधा ग्रुप बोल रहे होते हो जाने अनजाने, जो गलत होता है। तो देखो 3 अवयव लिया आपने जी में से, समुच्चय जी में से आपने 3 अवयव उठाए, तो आपको फिर चेक करना है कि पहले तो आपने लगा लिया ए स्टार बी, यानी कि इन दोनों के बीच में आपने संक्रिया लगाई और रिजल्ट को चेक किया, जो रिजल्ट आया उस पर आपने फिर लगाई सी के साथ संक्रिया, जो भी आपकी ऑपरेशन थी, प्लस थी तो प्लस, माइनस थी तो माइनस, मल्टीप्लाई थी तो मल्टीप्लाई, या और कोई ऑपरेशन थी तो वो ऑपरेशन। और अब की बार आपने चेक किया, पहले आपने बी और सी पर ऑपरेशन लगाई, फिर जो रिजल्ट आया उसके बाद आपने ए पर लगाई, तो आपका ये एग्जैक्ट बराबर आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आपकी बोलती है कि यदि आप जब भी कोई 3 एलिमेंट लेते हो तो ये बात और ये बात यदि आपकी बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 2 सेटिस्फाई होती है। और 2 का नाम क्या होता है? साहचर्य गुणधर्म। एसोसिएटिव लॉ। यदि आपका ये बात संतुष्ट होती है कि ए स्टार बी और फिर स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आती है, तो हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 2 का पालन होता है, यानी कि सहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है इकाई अवयव का विद्यमान होना, इकाई अवयव विद्यमान होना। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है इकाई अवयव विद्यमान होना, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब क्या होता है इसका मतलब समझो एक बार, पहले देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है यहां पर, शर्त क्या है। तो देखो कि आपको एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए, एक ऐसा मिलना चाहिए यानी कि देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए ई बिलोंग्स टू जी, यानी कि आपको दिए गए समुच्चय के अंदर, देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, सॉरी, कि दिए गए समुच्चय के अंदर आपको जो आपका समुच्चय है उसी के अंदर मिलना चाहिए कौन? एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए। अब कैसा अवयव है? ई, सच दैट, इस प्रकार, किस प्रकार? देखो इस प्रकार है कि सच दैट, किस प्रकार है? देखो कि आपने कोई भी एलिमेंट लिया ग्रुप से, सॉरी जी से, कि आपने कोई भी एलिमेंट लिया आपने जी से, समुच्चय से, और आपने उस पर लगाया स्टार ई के साथ, यानी कि आपने ए को, समुच्चय जी के किसी भी अवयव को आपने ऑपरेट किया है ई के साथ, संक्रिया लगाई आपने ई के साथ, जो भी संक्रिया है, प्लस वाले तो प्लस की, गुणा वाले तो गुणा की, तो आपका आना चाहिए बराबर में ए, यानी कि आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ए के ऊपर, आपने इसको ई के साथ ऑपरेट किया तो आपका वापस से ए आ गया। और इसी प्रकार से जब आप ई को ए के साथ लगाते हो तो आपका ए आना चाहिए। तो देखो इसका मतलब समझते हैं एक बार, जैसे मान लो आपने ये n प्लस वाला एग्जांपल ले रखा है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस समुच्चय में, नेचुरल नंबर वाले सेट में, क्या हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है? तो देखो कैसे चेक करेंगे, संक्रिया हमें प्लस की मिल गई तो अपनी जो कंडीशन दिख रही है यहां पर
इस कंडीशन को लगा दो कि ए स्टार ई बराबर में हमें ए मिलना चाहिए, यही तो होती है। तो हम ई की तलाश कैसे करते हैं, देखो अब स्टार हमें पता है क्या है, प्लस है, तो लग दो ए प्लस में ई बराबर में ए। तो यहां से ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू आएगी 0। फिर इधर वाले से भी चेक करो कि इधर वाले से ई की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आपका है ई स्टार ए बराबर में ए। तो इसका मतलब बना ई प्लस में ए बराबर में ए, फिर वापस से ए से कट गया ई बराबर 0। इसका मतलब यहां से भी ई बराबर 0 आया, यहां से भी ई बराबर 0 आया। तो क्या हमें इकाई अवयव मिल गया, नहीं मिला, क्योंकि देखो 0 मिल तो गया, ये बात तो सही है इकाई अवयव 0 होगा, लेकिन मैंने बोला था कि जी के अंदर होना चाहिए, जो भी चीज आपको मिले वो जी के अंदर मिलनी चाहिए। तो क्या होता है 0 नेचुरल नंबर में, नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाला जो नेचुरल नंबर है प्लस की संक्रिया के साथ प्रॉपर्टी नंबर 3 का पालन नहीं करता, इकाई अवयव का अस्तित्व तो यहां पर नहीं है, क्योंकि मिलने को तो आपका इकाई अवयव 0 मिल रहा है, लेकिन हमारी शर्त यह थी कि एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए जी के अंदर ही जो इस शर्त का पालन करें। तो इस शर्त का पालन करने वाला कोई भी अवयव हमें नहीं मिल रहा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का पालन नहीं होता है। अब मैं कोई दूसरा एग्जांपल देता हूं जहां पर होता है, जैसे मैंने आपका ले लिया जेड और वहां पर ले लिया आपकी प्लस की संक्रिया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, दोबारा आप लगाओगे यहां पर, तो मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि इस ई की खोज कैसे की जाती है, कि सर हमें कैसे पता चलेगा ई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप इस शर्त को संतुष्ट करा के देख लो, आप इन दोनों को एक साथ, और आप यहां से ई की वैल्यू निकालो। ये जो स्टार, इससे मत घबराओ, स्टार सवाल में दिया होगा, प्लस माइनस गुणा जो भी स्टार सवाल में दिया होगा, संक्रिया दी होगी आपको, इससे मत घबराओ कि सर स्टार लिख दिया। बहुत डरावनी बातें हैं, डरावनी बातें नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं। एक दो एग्जांपल करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं साथ के साथ केवल इसलिए बता रहा हूं कि कभी आपको ऐसा नहीं लिखे, नहीं पता सही क्या लिख दिया, बहुत कठिन चीजें आ गई। कठिन चीजें नहीं है, 2-3 आप एग्जाम्पल करोगे तुरंत समझ में आ जाएगी। तो देखो जेड प्लस में, तो कैसे पता चले हमें कोई ई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं कहता हूं सीधा ये लगा दो आप, यानी कि ए स्टार ई बराबर में ए लगा दो। स्टार पता है तो वही आपका ए प्लस में ई बराबर ए, तो इसका मतलब ई की वैल्यू है 0। इस वाले से भी चेक किया करो, कई बार क्या होता है इस वाले से वैल्यू आपकी अलग आती है, इस वाले से अलग आती है, तो इसका मतलब नहीं मिलेगा। कई बार आपकी इसको सोल्व करते हो तो आपकी वैल्यू अलग आती है ई की, इसको सोल्व करते हो तो ई की वैल्यू अलग आती है, इसका मतलब इकाई अवयव विद्यमान नहीं है। तो आपको चेक करना था दोनों को। तो अब आप चेक करो ई स्टार ए बराबर में ए, तो इसका मतलब हो गया ई प्लस में ए बराबर ए, तो ये बन गया आपका ई बराबर 0, ए से आपका कट गया, तो इसका मतलब यहां भी 0 आया, यहां भी 0 है, इसका मतलब 0 है। अब बस ये चेक कर लो जाके कि जो आपका उत्तर आया वो समुच्चय के अंदर आया नहीं। समुच्चय कौन सा, जेड, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में 0 होता है, हाँ सर होता है। तो इसका मतलब आपका जो जेड प्लस है इसका इकाई अवयव होगा 0, इस समुच्चय का प्लस की संक्रिया के लिए इकाई अवयव होगा 0। तो ये हमें मिला यहां से, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 सेटिस्फाई होती है। वहां पर पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के लिए प्लस की संक्रिया के लिए आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 सेटिस्फाई होती है। तो ये बात आपके यहां से संतुष्ट हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 3 आई बात समझ में। ऐसे आपकी प्रॉपर्टी, ऐसे आपके आगे प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 4, और फिर उसके बाद हम उनको जब कनेक्ट करते हैं तब बनता है आपका ग्रुप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे की बात अपन करेंगे अगली क्लास में। अभी और प्रॉपर्टीज के नीचे और आगे चीजें आएगी इसी क्रम में, उनको अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, आज के लिए इतना ही।